जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या ये खत अब एक इंतखाबी एजेंडा बन गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इसको अगले आने वाले इंतखाबात में भी इस्तेमाल किया जाएगा? वड़ाई साहब क्या खत के हवाले से अब यही करेंगे? क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब का स्टेटमेंट मुझे याद है, वो ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब कहते हैं कि अब हम फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन वो कहते हैं गिलानी साहब ने भी माना, राजा परवेज अशरफ भी मानेंगे, अगर उन पर तौहीन लगती है वो भी घर जाएंगे। नहीं, वो तो कल भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि कितने वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट जो है वो घर भेजेगा जब आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता कि कोई कि सदर के खिलाफ कोई मुकदमा खुल सकता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन जो जस्टिस साहब की बात जो मुझे समझ आई, अभी आपने सुनी सारी की सारी पॉइंट ऑफ व्यू है, अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम ने जो लेटर लिखा था, आप उसको डिसऑन करते हैं। जज साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वही केस है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहते हैं और ये वही केस है कि जिनके को अक्यूज पाकिस्तान में बरी हो गए। तो अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम ने खत ठीक लिखा था। मेरी बात सुने ना, उसी केस में जिसका ये कहते हैं खत लिखे, पाकिस्तान की अदालतों में जिसके चीफ जस्टिस जो है उनके सरबराह हैं, उनमें वो बरी हो गए। तो अगर वो कसूरवार थे तो 11 साल से वो पैसा आ जाता। मलिक कयूम का वो लेटर ठीक था या गलत था? चलिए ये सिर्फ बता दें, मलिक कयूम का लेटर ठीक था या गलत था जो उन्होंने लिखा था? मैं कहता हूँ उन्होंने ठीक लिखा था। इसलिए क्यों? इसलिए कि वो मुकदमा ही गलत था, वो मुकदमा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। आप मियां नवाज शरीफ की एक किताब है, मियां नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़बानी, उसमें उनका इंटरव्यू देखें मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के सफ़ा गालबन 196 और 98 हैं। उस पर क्लियर कट दोनों का है कि ये मुकदमात हमें नहीं बनाने चाहिए थे, हमसे ISI ने बनवाए थे। और दूसरा मियां शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमें सैफुर रहमान को एहतसाब का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था, हमारा एहतसाब शफाफ नहीं। ये आप उन किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं। आज कोर्ट ने भी एक रेफरेंस दिया अदालत को, अदालत ने कंडोलीजा राइस ने, उन्होंने कहा जो बुक लिखी उसका आप सफा नंबर 608 पढ़ लें, जो NRO के हवाले से था, जो बीबी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, तो वो कोर्ट कह रही है कि वो खुल्लम आप उसको पढ़ लें तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। हमने जिस वक्त NRO हुआ था, पीपल पार्टी की ये डिमांड ही नहीं थी। पीपल पार्टी की कतई ये डिमांड नहीं थी कि मुकदमात जो है ये खत लिखा जाए। ऐसे नहीं, हम चाहते थे कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर शफाफ इलेक्शन हो मुल्क में और 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की पाबंदी जो है वो खत्म की जाए, ताकि लोगों को ये क्लियर हो कि जिसको हम वोट देंगे उसका वजीर आज़म बनेगा। तो ये हमारा मुतालबा था, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने NRO किया, उसमें को हमारे बीबी भी थी ना साथ जिसमें उन्होंने किया, हमारा तो मुतालबा हवाला दे रहे हैं। भाई, हमारा तो मुतालबा ही नहीं था, बीबी का तो मुतालबा ही नहीं था। ये तो कैबिनेट में यह फैसला हुआ तो NRO आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 11 साल वो जेल में रखते हैं आप, और फिर उसके बाद कोई जो ट्रायल पाकिस्तान में करते हैं, तमाम उस केस में जो दूसरे लोग थे वो बरी हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं शाह साहब? फिर आप क्या चाहते हैं? मामला इतना सादा है, इम्यूनिटी उनको हासिल है, खत वो नहीं लिखेंगे, वजीर आजम आते रहेंगे जाते रहेंगे, अदालतें ऐसी हुक्म देती रहेंगी, फिर दो इदारों के दरमियान बड़ी वाजिया क्लियर कट लड़ाई है। एक तरफ तो आप मुज़ाकरात करें सर इंटरम सेटअप के लिए, फिर अगर दो इदारे ऐसे करेंगे तो खत्म बात नहीं। और मैं अशफा कर कि अगर दूसरा अदारा भी कर रहा हो ऐसे बात तो यकीनन करें वो हमारे कोई यानी को फूफीजाद भाई नहीं है। मतलब दो तरफ से नहीं है, ये एक तरफ से है और एक तरफ यस एग्जेक्टिव की तरफ से है, ये पॉलिटिशियंस की तरफ से है। ये पॉलिटिशियन को एक बीमारी है। मेरा खुद उस मकतबा फिक्र से तलक है कि वो जब समझते हैं कि हम पावर में आ गए हैं, वो कहते हैं हमें कोई पूछने वाला ना हो। भाई क्यों पूछने वाला ना हो? आप मुझे ये बताएं, जज हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब आप इम्यूनिटी की बात किया जी, जज साहब को भी हासिल है और फलां को भी हासिल है। जज साहब एक घर से निकलते हुए अपने गांव जाते हैं ईद मनाने के लिए, वहां झगड़ा हो जाता है, 5 आदमी मार आते हैं, तो क्या उनको इम्यूनिटी हासिल होगी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी? ये क्या बातें करते हैं? अब अगर कोई प्रेसिडेंट 11 बकौले इनके कि 11 साल पहले वो जराइम करता रहा है, उसके खिलाफ FIR लिखी हुई है, उसके खिलाफ 173 की रिपोर्टें पेश हुई हैं, उसके मुकदमे चलते रहे हैं, तो अब जो ही प्रेसिडेंट बना है वो इम्यूनिटी हासिल है। इम्यूनिटी हासिल उस बात की है। आज जो कुछ होगा अगर कोई ऐसी बात होती है तो उस माजी के हवाले से नहीं, फिर ऐसे सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट कर दें, सब मुआखजे की तहरीक में। ये बात जो मैं कर रहा हूं ये डिबेटेबल है। मेरा भी कुछ और होगा, तारक साहब का कुछ और होगा, बड़ाई साहब का कुछ और होगा। सवाल ये है कि एक कब देखे ना, आप जज को ना लें, बेंच को ना लें, आप एक अदारे को लें। उस अदारे का पूरा उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है जहां से वो ताकत लेते हैं, उसी तरह उससे पीछे एक चैप्टर है जहां से ये ताकत लेते हैं।
اب یہ میں کیسے مان لوں کہ ایک ہی کتاب میں جہاں سے یہ طاقت لیتے ہیں وہ تو وہی اترتی ہے، اور جہاں سے یہ طاقت لیتے ہیں جوڈیشری وہ بکواس ہے. چلیں تو یہ پھر اس معاملے کو حل کیسے ہوگا؟ شرجیل میمن صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے جوڈیشری کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کچھ پی سی او ججز کا، مرسیڈیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا اس پہ کنٹیمپٹ آپ کو بھی نہیں لگے گی؟ جو آپ لوگ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی شے پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو ہم لوگ ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ ہر بار جو سچ بولتا ہے. آسمہ صاحبہ، مجھے اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بالکل مجھے سزا دی جائے. میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں، کسی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں تو مجھے سزا دی جائے. لیکن اگر میں کسی غلط کو غلط بول رہا ہوں، اگر کسی چور کو چور بول رہا ہوں تو اس میں اگر سزا آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. میں تو ابھی ارسلان چودھری کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں اس کی چوری کی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ادھر اس وقت اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اس پہ مہربانی کر کے. اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ اتنے امپورٹنٹ ایشوز آپ سب لوگوں کے اور ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں کہ اس پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا. مجھے یہ بات بتائیں کہ جو 73 ججز کو نکالا گیا، افتخار چودھری صاحب نے جب دوبارہ بھی یہ آئے اپنی اوتھ لیا، اوتھ نہیں مطلب جب انہوں نے چارج لیا تو انہوں نے 73 ججز کو نکالا. وہ 73 ججز میں سے ایک بھی پی سی او جج نہیں تھا. میرا سوال ہے، دو بڑے معتبر شخص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مجھے بتائیں کہ کون سے قانون کے تحت ان کو نکالا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیوں نکالا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان ججز کو اس لیے نکال رہا ہوں، جس میں ہائی کورٹ کے کافی ججز تھے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ڈوگر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ جو یہ جج بنے تھے، ان میں سے کسی نے پیچھے ہوتا حلف نہیں اٹھایا. اچھا، ڈوگر صاحب کی ریکمنڈیشن میں اس وقت سپریم کورٹ میں 4-5 ایسے ججز بیٹھے ہیں جو بھی ڈوگر صاحب کی ریکمنڈیشن میں ججز بنے تھے. تو دوہرا معیار کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں؟ خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح دیکھیں. اب اگر کوئی یہ سمجھے، یہ ظفر علی شاہ نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی آ کے سمجھتا ہے ایگزیکٹو آ کے کہ میری بس ملکیت ہو گئی، تو اس طرح اب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کے میری اب ملکیت ہوگی، میں جس طرح چاہوں قانون کو چلا سکتا ہوں، جس کو چاہوں سزا دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. اگر میرا بیٹا ہے تو اس کے کیسز پہ میں اسٹے دے سکتا ہوں، اگر میرا بیٹا ہے تو میں نیب کو جو ہے الٹا ٹانگ سکتا ہوں، کسی کو ملائن کر سکتا ہوں. عدالت واقعی جوڈیشل مارشل لا لگا رہی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل بول رہا ہوں، یہ جوڈیشل مارشل لگا ہوا ہے. جوڈیشل مارشل لا لگا ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ سے بات بھی کریں گے. میں نے سوالات پوچھے نا، آپ صرف جسٹس طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا محترم ظفر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو 73 ججز کو نکالا گیا اور یہ کہ وہ آیا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا. چلیں اس پہ اگر نہیں تھا تو اس پہ بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب.